हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं डिमांड एंड रिकवरी, जो अपना चैप्टर है उसमें कौन कौन सी अमेंडमेंट आई है जो कि सितंबर 25 के ऊपर एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे टोटल 2 अमेंडमेंट हैं दोस्तों इस चैप्टर के अंदर जो आई हैं। ये अमेंडमेंट कौन कौन सी हैं? एक सेक्शन पढ़ते थे हम लोग, सेक्शन 73 एंड 74, ठीक है ना। उन दोनों को मर्ज करके एक सेक्शन लेके आए हैं, सेक्शन 74A, तो वो पढ़ने वाले हैं। और एक और सेक्शन है सेक्शन 11A। ये 2 सेक्शन हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। एटलीस्ट 4 बार आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना, इसलिए तरीके से 4 सर्कल लगा लेना। एक बार रिवीजन करो तो एक भर लो, दूसरी बार करो तो दूसरा। एटलीस्ट 4 बार रिवीजन जरूर करना ताकि ये दिमाग में छप जाए। लेकिन अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे अगर आपने सेक्शन 73 और सेक्शन 74 पहले पढ़ा। नहीं भी पढ़ा है तो मैं एक बार रिवीजन करा देता हूं, ताकि पहले क्या पढ़ते थे हम लोग और अब क्या हो गया है, दोनों का एक कंपैरिजन भी हो जाएगा। तो पहले क्या करते थे हम लोग, ठीक है ना। पहले यानी कि ये अमेंडमेंट आने से पहले क्या होता था, सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74 किस चीज में डील करता था? सेक्शन 73 सेक्शन 74 बोलता था कि कोई भी व्यक्ति है तो उसकी टैक्स लायबिलिटी किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे, उसका मैनर बताता था सेक्शन 73 और सेक्शन 74। किस केसेस में? अगर उस व्यक्ति ने टैक्स पे नहीं किया है, शॉर्ट पे किया है, एरनेसली रिफंडेड है, या आईटीसी रोंगली अवेल्ड है, या आईटीसी रोंगली यूटिलाइज है, इन केसेस के अंदर सेक्शन 73 और सेक्शन 74 टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करते थे किसी व्यक्ति की। और सवाल ये उठता है कि सेक्शन 73 कब लगता था और सेक्शन 74 कब लगता था? सेक्शन 73 लगता था फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट एंड सप्रेशन ऑफ फैक्ट को छोड़कर अगर कोई और रीजन है, ठीक है ना, टैक्स शॉर्ट पे करने का या टैक्स नोट पेड करने का, ठीक है ना, वही ऊपर वाले केसेस, ठीक है। अगर ये 3 कारण को छोड़कर, फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट, इसको छोड़कर अगर कोई और रीजन है तो फिर सेक्शन 73 लग जाएगा। लेकिन अगर ये 3 रीजन है या इनमें से कोई रीजन है तो फिर सेक्शन 74 लग जाएगा। अगर सेक्शन 73 लगता है तो प्रॉपर ऑफिसर जो नोटिस इशू करता है, शो कॉज नोटिस, उसकी टाइम लिमिट कैसे निकालते थे? उसकी टाइम लिमिट निकालते थे सिंपल तरीके से, 3 महीने यहाँ पे होता था और यहाँ पे 6 महीने। ये 3 महीने और 6 महीने का मतलब क्या है? यानी कि जो टाइम लिमिट होती है ना ऑर्डर इशू करने की, टाइम लिमिट टू इशू ऑर्डर, ठीक है ना, उसके 3 महीने पहले, ठीक है ना, उसके 3 महीने की जो पहले की जो डेट होती थी वो होती थी टाइम लिमिट टू इशू ऑफ शो कॉज नोटिस। और इस केस में 6 महीने प्रायर टू इशू टाइम लिमिट, ठीक है ना, टू इशू ऑर्डर, ऑर्डर की जो लिमिट होती थी, ठीक है, उसके ऑर्डर की लिमिट, ठीक है, ऑर्डर जो इशू करने की लिमिट होती है उसके 6 महीने पहले। तो आई होप ये क्लियर है, आपने पहले ही सब चीजें पढ़ी होंगी। अब ऑर्डर की टाइम लिमिट क्या होती थी वो देख लेते हैं। ऑर्डर की टाइम लिमिट नॉर्मल तरीके से याद रखनी है तो 3 साल इसकी होती थी, 5 साल इसकी होती थी। कहां से होती थी 3 साल? ठीक है ना, फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, ठीक है ना, जिससे वो ड्यूज रिलेट्स करते हैं, ठीक है ना, फाइनेंशियल ईयर से, ठीक है ना, वहां से 3 साल, ठीक है ना, 3 साल देख लो, ठीक है ना, वो टाइम लिमिट ऑर्डर की टाइम लिमिट होती थी। और उससे 3 महीने पहले, ठीक है, ले आओगे अगर तो वो किसकी हो जाएगी, ठीक है ना, शो कॉज नोटिस की हो जाएगी। इस केस में ये 5 साल था। आई होप क्लियर है। अब यहाँ आ जाते हैं, पेनल्टी की बात करते हैं। सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के अंदर अगर आप, ठीक है ना, टैक्स नोट पेड और इस केसेस में आते हैं तो उस केस में पेनल्टी क्या रहेगी? तो पेनल्टी सेक्शन 73 के केस में हम पढ़ते थे कि अगर उस व्यक्ति ने टैक्स पे कर दिया है, ठीक है ना, टैक्स पेड कब? बिफोर इशू, इसको थोड़ा है, हाँ, ठीक है ना, टैक्स पेड बिफोर इशू ऑफ शो कॉज नोटिस, ठीक है ना, नोटिस इशू करने से पहले ही अगर टैक्स पे कर दिया है तो फिर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। या नोटिस इशू कर दिया है और उसके 30 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया है टैक्स का तो भी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन इसके अलावा अगर कोई केस है तो फिर 10% ऑफ टैक्स और 10,000 बीच एवरेज हायर होता था, ठीक है ना। और सेक्शन 74 क्या कहता था? अगर टैक्स पे कर दिया है नोटिस इशू करने से पहले तो भी आपको 15% की, जो टैक्स के ऊपर 15% की पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन अगर नोटिस इशू करने के 30 दिन के अंदर अंदर आपने टैक्स का पेमेंट किया है तो 25% पेनल्टी रहेगी टैक्स की, ठीक है। और अगर ऑर्डर के 30 दिन के अंदर अंदर, यहाँ पे नोटिस के 30 दिन के अंदर अंदर, यहाँ पे ऑर्डर इशू करने के 30 दिन के अंदर अंदर अगर आपने टैक्स पे कर दिया तो 50% ऑफ टैक्स क्या रहेगा? पेनल्टी रहेगा। इसके अलावा अगर कोई भी केस है तो जितना टैक्स उतनी पेनल्टी, यानी 100% ऑफ टैक्स रहेगा। अब मैंने यहाँ पे क्लियरली लिख भी दिया है ताकि किसी तरीके की दिक्कत ना हो। एप्लीकेबल फॉर, ये जो सेक्शन 73 और सेक्शन 74 एप्लीकेबल होता था जिसके अंदर हम टैक्स डिटरमाइन करते हैं, ये अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक एप्लीकेबल था, ठीक है ना। अब 23-24 के बाद यानी 24-25 और उसके बाद, ठीक है, ये जो दोनों सेक्शन है इनको मर्ज करके एक नया सेक्शन लेके आए जिसका नाम रखा है सेक्शन 74A। आई होप क्लियर है। अब सेक्शन 74A में क्या क्या चीजें हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है।
अब डिटर्मिनेशन टैक्स, अगर टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करनी है, ठीक है, अगर टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करनी है कब, 24 और 25 और उसके बाद, ठीक है, तो यहां पर सेक्शन 73 और सेक्शन 74 को कंबाइन करके एक नया सेक्शन ले आए, सेक्शन 74A, ठीक है ना। और केसेस वही है, ठीक है ना, केसेस वही रहेंगे कि अगर किसी व्यक्ति ने, ठीक है ना, कि टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन कर रहे हैं सेक्शन 74A के अंदर, कौन कौन से केसेस में, ठीक है, टैक्स पे नहीं किया है, सोट पे किया है, आईटीसी रोंगली अवेल्ड, वही 5 केस होते थे, आईटीसी रोंगली यूटिलाइज और एनएससी रिफंडेड, वही सब, ठीक है। उस केस में प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है ना, उसको व्यक्ति को क्या करेगा, एक नोटिस इशू करेगा। लेकिन अगर उसका अमाउंट, ठीक है ना, 1000 रुपए से कम है पूरे साल का, ठीक है ना, इन ए फाइनेंशियल ईयर, तो फिर नोटिस इशू करने की जरूरत नहीं है। आई होप क्लियर है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति टैक्स पे नहीं करता है, सोट पे करता है, आईटीसी रोंगली, ये 5 केसेस में है, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, उसको नोटिस भेजेगा। लेकिन अगर अमाउंट 1000 रुपए से कम है तो फिर नोटिस भेजने की नीड यहाँ पे नहीं है, नोटिस इशू नहीं किया जाएगा। आई होप क्लियर है। अब यहाँ पे वही चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना, टाइम लिमिट क्या होती है नोटिस इशू करने की, उसके बाद ऑर्डर इशू करने की टाइम लिमिट क्या होती है, ठीक है ना। सिंपल तरीके से याद रखना, 42 मंथ्स यहाँ पे होती है, यहाँ पे 12 मंथ्स होती है, ठीक है ना। अब प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है ना। अगर कोई भी केस है, किस केस को छोड़कर, इसको एर्नियसली रिफंडेड वाला, 5 केस पढ़े थे ना हमने ऊपर, 5 में से 4 केस अगर हैं, ठीक है ना, इस केस को छोड़कर एर्नियसली रिफंडेड, ठीक है ना। हम ऊपर अगर जाएंगे तो ऊपर आप लोग एक बार देखो, मैं ऊपर दिखाता हूं आपको, यहाँ पे देखो 5 केस थे, ठीक है। टैक्स नोट पेड, सोट पेड, आईटीसी रोंगली अवेल, आईटीसी रोंगली यूटिलाइज, अगर ये 4 केस है, एर्नियसली रिफंडेड वाला छोड़ के, अगर ये 4 केस हैं, तो उस केस में टाइम लिमिट क्या होगी नोटिस इशू करने की, यानी प्रॉपर ऑफिसर नोटिस इशू करने की टाइम लिमिट क्या होगी। सो कॉज नोटिस शैल बी इशूड विद इन 42 मंथ्स, ठीक है ना, विद इन 42 मंथ्स। ये 42 मंथ कहां से होंगे, फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न टू विच, ठीक है ना, टू विच जिससे ड्यूज रिलेट करते हैं उस फाइनेंशियल ईयर से, ठीक है। क्लियर है। 42 मंथ्स, 42 मंथ्स के अंदर अंदर नोटिस इशू करना पड़ेगा, ठीक है ना, एनुअल रिटर्न की जो भी ड्यू डेट है वहां से, जिससे ड्यू डेट जो भी अमाउंट है, जो ड्यूज बचे हुए हैं उससे रिलेट करता है। क्लियर है। अगर उस 4 केस में है, लेकिन अगर केस कौन सा है, एर्नियसली रिफंडेड का केस है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो नोटिस कब तक इशू करना है, तो नोटिस इशू किया जाएगा विद इन 42 मंथ। ये तो सेम है, लेकिन फ्रॉम यहाँ पे जो ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न लेते थे, ये ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न नहीं रहेगा, ये डेट ऑफ एर्नियसली रिफंड आ जाएगा, ठीक है ना। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, डेट ऑफ एर्नियसली रिफंड। बोलो क्लियर है, ठीक है ना। यहां से लेंगे। अब इस केस में 12 मंथ कब से लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर प्रॉपर ऑफिसर क्या कर रहा है, ठीक है, इशू कर रहा है ऑर्डर, तो ऑर्डर की टाइम लिमिट क्या रहेगी, तो ठीक है, ऑर्डर इशू कब किया जाएगा, इशूड विद इन 12 मंथ, कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सो कॉज नोटिस, यानी जब नोटिस इशू किया गया है उस डेट से लेके विद इन 12 मंथ, ठीक है ना, 12 मंथ के अंदर क्या है, ऑर्डर इशू कर दिया जाएगा। हालांकि इस टाइम लिमिट को फर्दर 6 मंथ के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए राइटिंग में क्या करना पड़ेगा, रीजन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ऐसा कब कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर कमिश्नर या कोई भी ऑफिसर जो कमिश्नर के द्वारा एथोराइज है, लेकिन वो ज्वाइंट कमिश्नर से बिलो रैंक का अधिकारी नहीं होना चाहिए, उस केस में ऐसा कर सकते हैं। आई होप क्लियर है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने सेक्शन 74A में ये पढ़ा है, ठीक है ना, कि सेक्शन 74A जो है वो किस किस केस में एप्लीकेबल होगा, वही है सेम, इसमें कोई चेंज नहीं है, बस ये 1000 रुपीज वाली अमाउंट ध्यान रख लेना। दूसरी जो चीज पढ़ी है वो है नोटिस इशू करने की टाइम लिमिट क्या है यहाँ पे, ठीक है। ओके, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आपकी बार पक्का आएगा आपके, ठीक है, सितंबर में। और ऑर्डर की टाइम लिमिट क्या होती है वो हमने देख लिया है। अब हम पढ़ेंगे पेनल्टी। पेनल्टी के अंदर कोई चेंज नहीं है। ऊपर अगर आप देखोगे तो ऊपर उस वाले केस में क्या होता था, सेक्शन 73 कहता था ये 3 चीज छोड़ के, फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट को छोड़ दो, तो सेक्शन 73 लगता था, सेक्शन 74 इन 3 केसेस में लगता था। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मर्ज कर दिया, ठीक है ना। कोई भी केस हो, अब चाहे फ्रॉड है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, उस केस में नोटिस की टाइम लिमिट यही रहेगी, ठीक है, और ऑर्डर की टाइम लिमिट भी यही रहेगी। लेकिन पेनल्टी के केस में इन्होंने ऐसे ही रखा है। पेनल्टी के केस में अगर आप देखोगे, ठीक है ना, तो पेनल्टी के केस में, ठीक है ना, यहाँ पे चेंज क्या हुआ मैं बता दूंगा, लेकिन नॉर्मली वही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ते थे पेनल्टी के केस में वही सेक्शन 73, ठीक है ना, फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट को छोड़कर, ठीक है ना, अगर कोई व्यक्ति टैक्स पे करता है, ठीक है ना, कब, बिफोर इशू ऑफ सो कॉज नोटिस, नोटिस इशू करने से पहले ही, तो कोई पेनल्टी नहीं होती थी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर होता था विद इन 30 डेज ऑफ नोटिस अगर पे कर देता तो भी कोई पेनल्टी नहीं होती थी। यहाँ पे 60 डेज कर दिया, इसको ध्यान रखना,
ठीक है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अदरवाइज के केस में वही है 10% ऑफ टैक्स 10,000 विच एवरेज हायर। यहाँ पे नंबर ऑफ डेज इन्होंने इंक्रीज कर दिया है, 30 की जगह पे 60 डेज कर दिया, ये चेंज हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है ना, अगर ये रीजन है, ठीक है ना, फ्रॉड, बिल्कुल मिस स्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट, तो इस केस में भी क्या हो गया है, तो सब कुछ वही है, सेम टू सेम, ठीक है ना, रेट वही है 15%, 25%, 50% और 100%। लेकिन जहां जहां पे यहाँ पे 30 डेज था, यहाँ पे भी 30 डेज था, वहां पे 60 डेज कर दिया। बेसिकली नंबर ऑफ डेज इंक्रीज कर दिया है, जहां पे 30 डेज था वहां पे 60 डेज कर दिया है, ठीक है ना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेक्शन 73 का बोल रहा है यहाँ पे सेक्शन 74 ही नहीं। अब सेक्शन 74A के अंदर ही सेग्रीगेशन है, ठीक है ना, पेनल्टी के केस में, कि भैया अगर इन 3 केसेस में आता है कोई व्यक्ति, फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट के केस में, और वो टैक्स पे करता है, तो मतलब ये, अगर नहीं तो फिर ये, ठीक है ना, क्लियर है। इसके अलावा अगर कोई है, फ्रॉड, बिल्कुल मिस स्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट को छोड़कर कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, रीजन अदर देन मतलब इनको छोड़कर, तो फिर पेनल्टी ये लगेगी, अदरवाइज ये लगेगी। आई होप क्लियर है। अब आगे चलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो इन्होंने दे रखा है, और ये एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 75 के अंदर पढ़ते थे हम ये पॉइंट, ठीक है, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी दे रखा था, ठीक है, कंपाइलर में भी आपको देखने को मिलेगा, स्टडी मेट में भी, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ध्यान से पढ़ना और ये कोशिश करना कि एज इट इज याद हो जाए, क्योंकि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो वो सेम टू सेम चिपकाएंगे और आपसे पूछेंगे कि ये वैलिड है या नहीं है, बस ये बात है, ठीक है ना। इफ नोटिस वाज इशूड, मान लो नोटिस इशू किया गया, प्रोफेसर ने नोटिस इशू कर दिया अंडर सेक्शन 74A, ठीक है ना, ऑन चार्ज ऑफ फ्रॉड, ऑन चार्ज ऑफ फ्रॉड, बिलफुल मिस स्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट, ठीक है ना, बाय द प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है ना, प्रॉपर ऑफिसर ने इश्यू कर दिया है, ठीक है, ये मानते हुए कि भैया बंदे ने फ्रॉड किया, बिल्कुल मिस स्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट का केस है। बट चार्ज ऑफ फ्रॉड, बिल्कुल मिस स्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट जो है कुड नॉट बी प्रूव्ड, पर ये प्रूव नहीं हुआ कि उस व्यक्ति ने फ्रॉड किया है, बिल्कुल मिस स्टेटमेंट किया है, सप्रेशन ऑफ फैक्ट किया है। उस केस में पेनल्टी शैल बी पेएबल अंडर सेक्शन 74A, ठीक है ना, पेनल्टी शैल बी पेएबल, पेनल्टी तो वही लगेगी सेक्शन 74A के अंदर ही जो लगती थी, ठीक है ना, वही लगेगी, ठीक है, लेकिन पेनल्टी कौन सी लग जाएगी, ठीक है ना, ये माना जाएगा कि भैया वो नोटिस जो है सेक्शन 74A वाला ही है, क्योंकि अब तो कोई भी सेग्रीगेशन भी नहीं है, ठीक है ना। इन केस अदर देन, ठीक है ना, ये माना जाएगा कि भैया जो नोटिस इशू किया गया है वो फॉर द रीजन अदर देन किसके है, फ्रॉड, बिलफुल मिस स्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट है, क्योंकि वो तो प्रूव हुआ ही नहीं, ठीक है ना, तो वो वाली पेनल्टी इसके ऊपर लग जाएगी जो इनको छोड़कर लगती है, ठीक है। आई होप क्लियर है, ये याद कर लेना जरूर, ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आगे जाते हैं दूसरे सेक्शन के ऊपर आ जाते हैं, सेक्शन 11A। इसमें क्या कहता है ये, इसमें ये कहता है कि एक बात बताओ, क्या गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, गवर्नमेंट ये बोल सकती है कि अरे चलो कोई बात नहीं, टैक्स माफ करो, नहीं ले रहे भाई, ठीक है ना। मतलब अगर किसी व्यक्ति को जीएसटी, मतलब कोई सप्लाई करता है कोई व्यक्ति, ठीक है, जैसे मान लो मैंने कोई सप्लाई की, ठीक है ना, और उस सप्लाई के ऊपर क्या है, जीएसटी लगना था, ठीक है ना। पर क्या ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट बोले कि चलो ठीक है भाई, जीएसटी जरूरी नहीं है, लगे कोई बात नहीं, मत दो, ठीक है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। किस केस में हो सकता है, ठीक है ना, वही हम पढ़ेंगे। और क्या ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, कि भैया जीएसटी का रेट है 28% और मैं दे रहा हूँ 18%, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट कहे चलो कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा, हाँ हो सकता है। ये 2 केसेस में कब होएगा, वही हम पढ़ने वाले इस सेक्शन के अंदर। सेक्शन 11A क्या कहता है, नोट टू रिकवर जीएसटी नॉट लेविड, ठीक है ना, एंड सोट लेविड एज ए जनरल प्रैक्टिस। इसका क्या मतलब है, ठीक है ना, अगर जीएसटी काउंसिल रेकमेंड करती है, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है क्या, कि भैया जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है, या अगर जीएसटी कम दिया तो भी चलेगा। और ऐसा कब हो सकता है, ये 2 केसेस में, ठीक है ना। मान लो कोई व्यक्ति कोई सप्लाई करता है और उस सप्लाई के ऊपर जीएसटी लगना चाहिए था, पर उस व्यक्ति ने जीएसटी नहीं दिया है। अब इसका कारण क्या बता रहा है, वो कह रहा है कि देखो पूरी इंडस्ट्री में ऐसा ही चल रहा है, कोई जीएसटी नहीं भर रहा है इसके ऊपर, तो गवर्नमेंट कह रही है कोई बात नहीं, चलो ठीक है, जनरल प्रैक्टिस में यही है, ठीक है, सभी लोग यही कर रहे हैं। अब दूसरा क्या हो सकता है केस, अब कोई सप्लाई है, ठीक है ना, उस सप्लाई के ऊपर रेट लगना चाहिए था 28% और वो व्यक्ति 18% की रेट से जीएसटी भर रहा है, ठीक है ना, और कह रहा है कि देखो जी, ठीक है ना, सभी लोग ऐसा ही कर रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री में ऐसा ही कर रहे हैं, जनरल प्रैक्टिस में यही है, ठीक है ना, तो भी चलेगा, गवर्नमेंट कह रही कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो ये 2 केसेस है, आई होप क्लियर है, ठीक है ना। ये था सेक्शन 11, ठीक है ना, ए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, दोनों के दोनों सेक्शन, ठीक है, बहुत अच्छे से कर लेना इनको, ठीक है। और मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। जो लोग अच्छे से सितंबर 25 के लिए आईडीटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आईडीटी के अंदर जो पहले वीडियो बने हुए हैं, ठीक है ना, 1 शॉर्ट वीडियो बने हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक करोगे, ठीक है ना, चैप्टर वाइज 1 शॉर्ट वीडियो है, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। डायरेक्ट स्टडी मेट से मैंने नोट्स बना रखे हैं, नोट्स सारे टेलीग्राम पे अवेलेबल है, ठीक है, चैप्टर वाइज वहाँ पे पढ़ते रहो, जो एक आधा चैप्टर बचा हो वो भी मैं जल्दी ही डाल दूंगा, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस आपको वहाँ पे मिल जाएगा, बढ़िया से उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है।
अब कई लोग बोलेंगे कि इसके अंदर अगर अमेंडमेंट है तो क्या करें। देखिए अमेंडमेंट कोई ज़्यादा अमेंडमेंट है नहीं, जो भी अमेंडमेंट है वो सारी की सारी मैं अलग से प्लेलिस्ट बना के चैप्टर वाइज भी आपको दे रहा हूँ, और सभी को फिर एक साथ मर्ज करके एक मैराथन भी दे दूंगा, जो कि 1-1.5 घंटे की सारी अमेंडमेंट है, उससे ज़्यादा है नहीं, तो कोई टेंशन वाली ऐसी बात नहीं है। हाँ, जो अमेंडमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। इसके अलावा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट वीडियो डालता हूँ, ठीक है ना। पिछली बार जो डाले थे तो ज़्यादा नहीं डाल पाया था, 6-7 वीडियो डाले थे बिल्कुल 1-2 दिन पहले ही पेपर से। अब की बार मैंने 2 महीने पहले ही शुरू कर दिया है, ताकि जो जितने भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, प्लस आरटीपी एमटीपी वगैरह के सारे क्वेश्चन शॉर्ट वीडियो बना बना के मैं आपको दे दूंगा। उससे क्या फ़ायदा होता है, 5-10 मिनट के अंदर कोई आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट करना है, ठीक है ना, तो आप उसको कर सकते हो तुरंत, ठीक है। ये आपको फ़ायदा मिलेगा, वे जरूर देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, वीडियो को जरूर लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। और अगर आपको किसी तरीके की कोई भी नीड है, कभी भी अगर आपको लगता है कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कुछ दिक्कत है, तो यू कैन कॉल मी, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।